हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम परसेप्शन पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने परसेप्शन से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम अपना परसेप्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay. तो बच्चे आपको स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस इन तीनों वर्ड्स का एक जनरल मीनिंग पता होगा, जहां तक मैं ज्यूम कर पा रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि स्पेस क्या होता है, डेप्थ क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। आपको ये पता होगा कि स्पेस मतलब एरिया, कितनी जगह है, कितना एरिया है, कितना स्पेस है ना। आपको पता होगा डेप्थ मतलब गहराई, कितनी गहराई है। और आपको ये भी पता होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि कितनी दूरी है ना। आपको ये बेसिक और एक जनरल मीनिंग पता होगा स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस का। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी स्पेस क्या होता है, डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, डिस्टेंस परसेप्शन क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेस की कि स्पेस का मतलब क्या होता है। हम इसको डायरेक्टली रीड करते हैं, ठीक है, और फिर रीड करने के बाद मैं आपको समझाती हूँ कि स्पेस का क्या मतलब होता है। सो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी द विजुअल फील्ड और सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, प्लेस्ड एंड कैन बी मूव्ड इज कॉल्ड स्पेस। तो साइकोलॉजी के टर्म्स पे स्पेस क्या होता है, स्पेस एक ऐसा विजुअल फील्ड होता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती है, प्लेस्ड होती है और मूव कर सकती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे बैठे होंगे, है ना, आप कहीं पे बैठ के मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, तो जहां पे भी आप बैठे हो वो एक स्पेस है। ठीक है, आप एक स्पेस ले रहे हो। सपोज आपके सामने कोई टेबल रखी होगी, है ना, तो वो जो टेबल है वो एक स्पेस ले रही है, वो एक स्पेस में है। ठीक है, तो स्पेस एक ऐसा विजुअल फील्ड है या फिर एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्लेस्ड होती है और चीजें वहां पे मूव कर सकती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्पेस क्या होता है। तो बच्चे अब समझते हैं कि डेप्थ परसेप्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, अब हम ये समझते हैं। तो बच्चे डेप्थ परसेप्शन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो हमारा रेटिना होता है ना, आईज का, वैसे तो हमारे रेटिना पे हर ऑब्जेक्ट की फ्लैट और टू डायमेंशनल इमेज बनती है, यानी कि फ्लैट और 2D इमेज बनती है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और उसकी ब्रेथ, इनको एसेस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन डेप्थ परसेप्शन के कारण हमारे रेटिना पे 3 डायमेंशनल इमेज बनती है या फिर 3D इमेज बनती है। ठीक है, यानी कि वैसे तो हमारे रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लैट और 2 डायमेंशनल इमेज बनती है, यानी कि 2D इमेज बनती है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को एसेस कर पाते हैं। लेकिन डेप्थ परसेप्शन के कारण हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारे रेटिना पर 3 डायमेंशनल इमेज बनती है या फिर 3D इमेज बनती है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी डेप्थ, इन तीनों चीजों को एसेस कर पाते हैं। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे डेप्थ से मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितना गहरा है। मतलब जनरली डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी गहराई है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है या फिर हमारे कितने पास है। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ से ये मतलब है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वैसे हमारे रेटिना पर फ्लैट और 2 डायमेंशनल इमेज बनती है या फिर 2D इमेज बनती है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को एसेस कर पाते हैं। लेकिन डेप्थ परसेप्शन के कारण हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज बना पाते हैं हमारे रेटिना पर। ठीक है, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और उसकी डेप्थ, ये तीनों चीजें एसेस कर पाते हैं। और डेप्थ से मतलब गहराई नहीं है, डेप्थ से मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है या फिर कितने पास है। ठीक है, और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये कार की इमेज क्यों अटैच की है ना, यहाँ पे ये कार की इमेज मैंने क्यों अटैच की है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे कार की इमेज इसलिए अटैच की है, ये बताने के लिए कि जब भी हम ड्राइव करते हैं ना तो हम डेप्थ परसेप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हम डेप्थ परसेप्शन का यूज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो हमसे नेक्स्ट व्हीकल है, मतलब कि जो हमारे से अगली गाड़ी चल रही है
या फिर कोई स्कूटर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, जो भी चल रहा है वो हमसे कितनी दूरी पर है या फिर वो हमारे कितने पास है, जिससे कि हम सेफली ड्राइव कर सके। ठीक है, तो जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हम डेप्थ परसेप्शन का यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो हमसे नेक्स्ट व्हीकल है वो हमसे कितने डिस्टेंस पर है, वो हमारे कितने दूर है, फिर वो हमारे कितने पास है, जिससे कि हम सेफली ड्राइव कर सके। ठीक है, तो डेप्थ परसेप्शन ये होता है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। सो द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस एंड टू आल्सो जज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन। तो डेप्थ परसेप्शन क्या होता है? डेप्थ परसेप्शन में दो चीजें होती है। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बनाने की हमारे रेटिना पे, उसको डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं। और दूसरा ये कि ये देखना कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है फिर कितने पास है, ठीक है, ये जज करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेप्थ परसेप्शन। तो बच्चे आगे चलते हैं और समझते हैं हमारे क्यूज के बारे में। ठीक है, हमारे क्यूज के बारे में। ये जो क्यूज है ये भी हमारे डेप्थ परसेप्शन का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को एसेस करते हैं, यानी कि जब भी हम ये चीज देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है या फिर हमारे कितने पास है, तो हम क्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? क्यूज का यूज करते हैं। हमारे दो तरह के क्यूज होते हैं, एक होता है हमारे मोनोकुलर क्यूज और एक होता है हमारे बाइनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज क्या होता है बच्चे? मोनो मतलब कि एक, ठीक है, और बाइनो मतलब कि दो। तो मोनोकुलर क्यूज होता है कि जहां पे आप अपनी एक आंख से भी पता लगा सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है या फिर आपके कितनी पास है। ठीक है, यानी कि आप एक आंख से भी डेप्थ को परसीव कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकुलर क्यूज। और बाइनोकुलर क्यूज क्या होता है? बाइनोकुलर क्यूज होते हैं कि जहां पे आपको दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। ठीक है, तो बाइनोकुलर क्यूज क्या होता है? जहां पे आप दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को एसेस करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर क्यूज। तो हमारे कुछ मोनोकुलर क्यूज होता है और कुछ हमारे बाइनोकुलर क्यूज होते हैं। तो अब हम वो मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, हमारे मोनोकुलर क्यूज टोटल 7 है और बाइनोकुलर क्यूज है हमारे टोटल 3। ठीक है, तो हम टोटल ये 10 क्यूज के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहले मोनोकुलर क्यूज पढ़ते हैं, फिर हम बाइनोकुलर क्यूज पढ़ेंगे। So in perceiving depth, we depend on two main sources of information called cues, which are classified into two categories. यानी कि जब भी हम किसी चीज की डेप्थ को परसीव करते हैं, यानी कि जब भी हम ये चीज देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है या कितनी पास है, तो हम क्यूज का यूज करते हैं। और जो क्यूज है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकुलर क्यूज, एक होता है बाइनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज क्या होता है? मोनोकुलर क्यूज अलाउ अस टू परसीव डेप्थ विद जस्ट वन आई, यानी कि जहां पे आप एक आंख से भी पता लगा सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर या फिर कितनी पास है। और बाइनोकुलर क्यूज क्या होता है? बाइनोकुलर क्यूज होते हैं इट अलाउज अस टू परसीव डेप्थ विद बोथ आईज, जहां पे आप दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हो पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम हमारे मोनोकुलर क्यूज। तो सबसे पहला मोनोकुलर क्यू है हमारा रिलेटिव साइज, यानी कि जब आपसे कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो आपके रेटिना पे उसकी इमेज छोटी बनती है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट आपके पास आता है तो आपके रेटिना पर उसकी इमेज बड़ी बनती है। ये तो होता ही है, ये तो जनरल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाने लगता है उसकी इमेज उतनी छोटी बनती चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो पास आने लगता है तो उसकी जो इमेज होती है वो बड़ी होती चली जाती है हमारे रेटिना पर। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव साइज। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अभी आपके रेटिना पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत छोटी बन रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके पास आता चला जाएगा वैसे वैसे आपके रेटिना पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव साइज। So as the objects get away, the retinal image of the object gets smaller and smaller. We tend to perceive an object smaller when it is farther away and bigger when it is closer. ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पर छोटी बनती है, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आता चला जाता है तो उसकी जो इमेज होती है हमारे रेटिना पर वो बड़ी होने लग जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव साइज। और ये मोनोकुलर क्यों क्यों है? क्योंकि हम इसको एक आंख से भी परसीव कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपनी एक आंख बंद करके देखेंगे तो हम तब भी पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक मोनोकुलर क्यूब है।
फिर जो हमारा नेक्स्ट मोनोकुलर क्यू आता है वो है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि आप खड़े हो और आपके पीछे आपकी एक फ्रेंड खड़ी है। ठीक है, तो आप अपनी फ्रेंड को ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप करता है वो हमें थोड़ा पास लगता है, और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा है वो हमें थोड़ा दूर लगता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपकी फ्रेंड खड़ी है। ठीक है, मतलब आप अपनी फ्रेंड को ओवरलैप कर रहे हो, तो आप थोड़ा पास लगोगे और आपकी फ्रेंड थोड़ा दूर लगेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। सो इट अकर्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर करता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। द ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड फार्दर अवे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा है वो थोड़ा हमें दूर लगता है, whereas the object that covers it appears nearer। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है वो हमें थोड़ा पास लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। फिर जो हमारा थर्ड मोनोकुलर क्यू आता है वो है लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, लीनियर पर्सपेक्टिव। अब बच्चे लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये बहुत इजी है, ये आपको आराम से जल्दी से समझ आ जाएगा। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे। ठीक है, तो जब आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, अगर आप रेलवे ट्रैक के यहाँ पे खड़े हो, मतलब आप रेलवे ट्रैक के अगर बिल्कुल पास खड़े होके देखो, तो आपको ये लगेगा कि मतलब पास से आपको लगेगा कि ये दो पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर आप इन रेलवे ट्रैक्स को यहां से खड़े होके बिल्कुल दूर तक देखोगे, जहां तक आपकी नजर पहुंचती है, तो आपको ये लगेगा कि ये जो रेलवे ट्रैक्स है ना, ये आगे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब कि आगे जाके मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे लीनियर पर्सपेक्टिव के वजह से। ठीक है, ये होता है हमारे लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से। तो क्या लिखा है, दिस रिफ्लेक्ट्स अ फिनोमेना बाय विच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स appears to be closer together than the nearer objects. For example, railway tracks that appears to converge with increasing distance. ठीक है, तो क्या लिखा है कि अगर आप रेलवे ट्रैक्स को पास से खड़े होकर देखोगे यहाँ पे, तो पहले तो ये आपको दो पैरेलल लाइंस लगेंगी जो कि ऐसे है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होके दूर तक देखोगे, जहां तक आपकी नजर पहुंचती है, तो आपको लगेगा कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये आगे जाके मिल रही है, ये आगे जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे लीनियर पर्सपेक्टिव के वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव। बच्चे एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो हमारी एयर होती है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और मॉइस्चर के। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो हमें थोड़े ब्लरी लगते हैं दूर से, लेकिन जब हम उन ऑब्जेक्ट्स के पास जाते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो वो मॉइस्चर होता है वो क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियर दिखने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब माउंटेन्स देखे होंगे, अगर आप माउंटेन्स को बहुत दूर से देखो, ठीक है, तो आपको ऐसे लगते हैं बिल्कुल, मतलब कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देते, बहुत ही ऐसे स्काई ब्लू सा कलर आता है, बहुत ही रफ रफ से ब्लरी ब्लरी से आपको दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये एयर से कवर्ड होते हैं, और एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स होते हैं थोड़े हेजी और ब्लरी लुक दिखता है। ठीक है, मतलब थोड़े ब्लरी और हेजी टाइप दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इन माउंटेन्स के पास जाते चले जाते हो तो ये जो मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है, ये सब साफ होने लगता है और आपको ये माउंटेन्स बिल्कुल क्लियर दिखने लगते हैं, बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव। तो क्या लिखा है, द एयर कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर दैट मेक्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लुक हेजी और ब्लरी, whereas the same object is perceived to be clear when it is closer। ठीक है, तो दूर से ऑब्जेक्ट थोड़ा ब्लरी दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और मॉइस्चर के। लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते चले जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज एरियल पर्सपेक्टिव। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव हाइट। ठीक है, बच्चे रिलेटिव हाइट में क्या होता है, अब तो जैसे अभी आप ये एक इमेज देखो, आपको ये इमेज दिख रही होगी अपने आगे, है ना।
इस इमेज में आप दो चीजें देखो, एक तो ये सन और एक ये इंडिविजुअल जो ऐसे फोटो खिंचवा रहा है कि ये सन को खा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें दो चीजें देखो, एक ये सन और एक ये इंडिविजुअल। आपको इस इमेज में सन में से और इस इंडिविजुअल में से किसका साइज बड़ा लग रहा है? ऑब्वियसली आपको इस इंडिविजुअल का साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है सन से, ठीक है। टेक्निकली तो सन का साइज बड़ा है, लेकिन इस फोटो में दिखने में कौन सा बड़ा लग रहा है? ये इंडिविजुअल बड़ा लग रहा है, इसका साइज बड़ा लग रहा है सन से, है ना, और सन का साइज छोटा लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिविजुअल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो ये आपको अपने पास दिख रहा होगा या थोड़ा पास लग रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि ये सन का साइज छोटा है, तो इसलिए आपको थोड़ा अपने से दूर दिख रहा होगा या दूर लग रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव हाइट। जैसे कि ये जो इंडिविजुअल का डिस्टेंस है ये इतना है, लेकिन ये जो सन का डिस्टेंस है ये इतना है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा लगता है, बड़ा दिखता है, वो हमारे थोड़े पास होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमें छोटा लगता है, छोटा दिखता है, वो हमें दूर लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव हाइट। So larger objects are perceived as being closer to the viewer, whereas smaller object is perceived farther away. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं relative height. फिर जो नेक्स्ट क्यू आता है हमारा वो है टेक्सचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेक्सचर ग्रेडियंट। अब बच्चे टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल फाइन दिखता है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही फाइनली दिखता है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपको बहुत ही डेंस और यूनिफॉर्म दिखता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, अगर आप इस फॉरेस्ट को मतलब कि अंदर जाके देखोगे, मतलब इस फॉरेस्ट में अंदर घुस के आप जाके देखोगे, तो आपको ये फॉरेस्ट बहुत ही क्लियरली और बहुत ही फाइनली दिखेगा। मतलब आप बहुत अच्छे से देख पाओगे इसका एक एक ट्री, एक एक लीव, एक एक पत्ता, एक एक फ्लावर, मतलब हर चीज आप इसमें जो भी इस फॉरेस्ट में होगा आप एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली और फाइनली देख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉरेस्ट को बाहर से खड़े होकर देखोगे तो आप इस फॉरेस्ट को बहुत ही डेंस और बहुत ही यूनिफॉर्मली देखोगे, मतलब आपको फॉरेस्ट तो बहुत डेंस और यूनिफॉर्म लगेगा, है ना। तो यही होता है टेक्सचर ग्रेडियंट। जैसे कि एक फूलों का बगीचा ले लेते हैं, अगर आप उस फ्लावर्स के फील्ड में अंदर घुस के देखोगे, यानी कि अगर आप फूलों के बगीचे के अंदर जाओगे तो आपको एक एक फूल बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से और बारीकी से दिखेगा, उसकी एक एक पेटल अच्छे से दिखेगी, सब चीज बहुत अच्छे से दिखेगी। लेकिन अगर आप उस फूलों के बगीचे को बाहर से खड़े होकर देखोगे तो आपको वो बहुत ही डेंस और यूनिफॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है टेक्सचर ग्रेडियंट, यानी कि टेक्सचर में एक डिफरेंस आ जाता है। So it represents a phenomena in which there is a gradual change in the appearance of objects. When the object is nearer, it looks more clear and distinct, but when the object is farther away, it looks more dense and uniform. ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट। फिर जो हमारा लास्ट मोनोकुलर क्यू आता है वो है मोशन पैरालेक्स, ठीक है, मोशन पैरालेक्स। बच्चे ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये गाड़ी दिख रही होगी, कार दिख रही होगी, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे एक घर है और सपोज यहाँ पे भी एक घर है और यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, मतलब कि जैसे ये गाड़ी थोड़ी आगे मूव करके गई, जैसे यहाँ पर आ गई, ठीक है, इस घर के आगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके क्लोज आता जाएगा वो ऐसा लगेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ये गाड़ी इस घर के आगे आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये घर अपोजिट डायरेक्शन में गया, अगर ये गाड़ी इस घर के आगे आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ही अगर ये पेड़ के आगे आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर गाड़ी या फिर ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो भी चीजें इसके क्लोजर आती जा रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। और जो भी चीज इसके दूर है वो ऐसा लग रहा है कि वो इसके साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे अगर ये गाड़ी इस घर के पास आई तो ये घर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अभी ये घर और ये जो ट्री है ये इसके साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर ये गाड़ी इस घर के पास आई तो ये घर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अभी ये जो ट्री है ये इसके साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे ही अगर ये गाड़ी अब इस ट्री के पास आई तो ये ट्री भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो आगे नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो फार्दर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोशन पैरालेक्स।
So this cue states that the closer objects move against the direction of the individual, whereas the farther objects move with the direction of the individual. ठीक है, तो ये होता है हमारा मोशन पैरालेक्स। तो बच्चे ये थे हमारे मोनोकुलर क्यूज। ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी एक आंख बंद करके भी इन चीजों को देखना चाहोगे तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये थे हमारे मोनोकुलर क्यूज कि हम एक आंख को बंद करके भी ये चीजें देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है बाइनोकुलर क्यूज। ठीक है, बाइनोकुलर क्यूज यानी कि जहां पे आप अपने दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हो या फिर आप अपनी दोनों आंखों को यूज करते हो डेप्थ परसेप्शन के लिए, या फिर ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है या फिर आपसे कितनी पास है। तो जब आप अपने दोनों आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों आंखों का यूज कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर क्यूज। ठीक है, तो बच्चे हमारे 3 तरह के बाइनोकुलर क्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला बाइनोकुलर क्यू पढ़ते हैं जो कि है रेटिनल डिस्पैरिटी। ठीक है, रेटिनल डिस्पैरिटी। अब ये क्या होता है? तो बच्चे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी 2 आंखें होती है, एक आंख जैसे हमारी ये है, एक ये है। ठीक है, हमारी दोनों आंखों के बीच में ना अप्रॉक्स 6.5 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारी दोनों आंखों के बीच में अप्रॉक्स 6.5 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होता है, और इस वजह से हमारे दोनों आंखों पर जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपनी दोनों आंखों से तो हमारी दोनों आंखों पर उस ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बनती है, ऐसा होता है। लेकिन इस डिफरेंस के वजह से जो हमारा एक आंख का रेटिना होता है उस पे एक ऑब्जेक्ट की थोड़ी अलग इमेज बनती है, और उसी सेम ऑब्जेक्ट की हमारे दूसरे आंख के रेटिने पर थोड़ी अलग इमेज बनती है। मतलब हमें पता नहीं चलता, हमारे रेटिना पर ऐसा होता है, हमारे हेड में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप अपने एक हाथ में एक पेन होल्ड करो। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड में पेन होल्ड करो और उस पेन को अपने दोनों आंखों के सामने रखो, मतलब कि थोड़े डिस्टेंस पर अपने नाक के सामने, मतलब अपने दोनों आंखों के बीच में रखो। ठीक है, अब आप अपनी राइट आई को बंद करो। जब आप अपनी राइट आई को बंद करोगे ना तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये जो पेन है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और जब आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पेन है वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यही होता है हमारा रेटिनल डिस्पैरिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी, जहां पे हमारी दोनों आंखों के रेटिना पर जो किसी सेम ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसमें थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों आंखों के बीच में एक डिस्टेंस होता है इस वजह से। ठीक है, तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। So retinal disparity occurs because two eyes have different locations in your head. ठीक है, they are separated from each other horizontally by a distance of about 6.5 centimeters. Because of this distance, the image formed on the retina of each eye of the same object is slightly different. This difference between the two images is called retinal disparity. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं retinal disparity। तो आई होप आपको समझ आएगा कि ये क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट बाइनोकुलर क्यू है हमारा वो है कन्वर्जेंस। ठीक है, क्या है कन्वर्जेंस? अब बच्चे कन्वर्जेंस क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ। आप एक पेन होल्ड करो अपने हाथ में। ठीक है, आप उस पेन को अभी अपने दोनों आंखों के बीच में अपने नोज के सामने रखो। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी आपकी जो आईज है दोनों वो रिलैक्स है, नॉर्मल है, एक्सपैंड हुई है। ठीक है, अब आप उस पेन को अपने नोज के आगे सामने मतलब लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ और बिल्कुल अपने नोज से टच कर लो। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी दोनों आंखें हैं, आपकी दोनों आईज हैं, वो अंदर की तरफ कन्वर्ज हो गई हैं। ठीक है, और अब आप उस पेन को अपने आंखों से मतलब अपने नोज से दूर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और वापस से उसको थोड़े डिस्टेंस पे रख लो जहां पे वो था। ठीक है, मतलब अपने नोज के सामने और अपने दोनों आंखों के बीच में रख लो। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो आईज है वो फिर से एक्सपैंड हो गई, रिलैक्स हो गई, नॉर्मल हो गई बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस।
कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आता जाता है तो आपकी आंखें अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं, और जब भी वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता जाता है तो आपकी आंखें फिर से बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, और कन्वर्जेंस की जो डिग्री है वो डिक्रीज हो जाती है। So when we see a nearby object, our eyes converge inward to see the object, and the degree of convergence decreases as the object moves further away from the viewer. ठीक है, तो ये होता है हमारा convergence. फिर जो हमारा लास्ट बाइनोकुलर क्यू है वो है accommodation. ठीक है, क्या है accommodation? बच्चे accommodation क्या होता है? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास से देखते हो ना, तो आपकी आंखों पर ना एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको अपनी आंखें थोड़ी छोटी करनी पड़ती है, थोड़ी पिचकानी पड़ती है उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, आपकी जो आई मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपके प्यूपिल्स अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हो, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस पे थोड़ा दूर से रख के देखते हो, तो आपके आई मसल्स जो होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, आपका प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है, आपके मसल्स पे जो ये प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, आपकी आंखों पर कम प्रेशर पड़ता है और आप नॉर्मली अपनी आंखों को खोलकर उस चीज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा अकोमोडेशन। तो क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी फोकस द इमेज ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, यानी कि हमारे सीलियरी मसल्स का रोल आ जाता है इसमें। इफ द ऑब्जेक्ट गेट्स अवे द मसल इज रिलैक्स्ड, कि मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस पे है, तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाती है, आपकी आंखों पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता और आप नॉर्मली अपनी दोनों आंखों को खोलकर उस चीज को देख सकते हो। बट एज द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आपके पास आता रहता है तो आपके आंखों पर एक प्रेशर पड़ने लगता है, आपकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपकी प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको अपनी आंखों को छोटा कर कर थोड़ा पिचका कर उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो बच्चे ये थे हमारे मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर क्यूज और हमारा डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और परसेप्शन से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।